any atom can involve in a bonding by the following ways. लिखना है ना तुम्हें। फर्स्ट वन, कोई भी एटम को बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होना है, सो या तो उसे इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। क्या लगता है किस टाइप के एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे? जनरली एनी एटम हैज टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होना चाहिए, मतलब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव होना चाहिए। क्लियर? सो मैं इलेक्ट्रॉन कब इजीली लूज करूंगा? जब मेरे पास एक दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे या 6-7 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। When I have 1 or 2 extra electrons, then I can easily lose it. So I can form cation by losing electrons when 1, 2, 3 electrons are present in outer shell. In general, जनरलाइजेशन है, डेफिनेटली एक्सेप्शंस आर पॉसिबल। मतलब किस ग्रुप के एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे? अल्कली मेटल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर? अल्कली मेटल कैन लूज इलेक्ट्रॉन। अल्कलाइन अर्थ मेटल में ग्रुप नंबर लिखो बजाय इसके group 1 element, group 2 element, group 13 elements. So they are more preferable to lose electron. इनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोशन में, इसमें दो होंगे, इसमें तीन होंगे। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा NS1 आउटर शेल का, इसका NS2 और इसका होता है NS2 NP1 आउटर शेल। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी होंगे डेफिनेटली, मतलब वो भी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ठीक है? ये अभी कुछ जनरलाइजेशन इन जनरल हमने देखा। ये मैंने नहीं लिखा, 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। Electrons are present. By gaining electron, second way, electron कब gain होगा? When 1, 2, 3 electrons are deficient. To complete octet. इसका मतलब ग्रुप 16, 17, 15 NP3, NS2 NP3, NS2 NP4, NS2 NP5. When any element required 1 extra electron, 2 extra electron, 3 extra electron to complete its octet, so it will form bond by gaining the electron. ये gain करेगा इलेक्ट्रॉन, और जब एक दो तीन इलेक्ट्रॉन आउटर मोशन में होंगे तो लूज करेगा। क्लियर? Third way, in order to form the bond, is lose electron, gain electron, share electron. अब ना मैं gain electron lose करूँगा ना gain करूँगा, I will share my electron with some other atoms to complete my octet. Clear? Am I audible properly?
Yes, sir. Yes, sir. What visible? Yes, sir. Third way, by sharing atoms which are less electropositive and less electronegative in not lose or gain इलेक्ट्रॉन। वो एटम्स जिनके पास ना जिनकी ना बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर मतलब इलेक्ट्रॉन लूज होने की टेंडेंसी, ना ही वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, तो ना लूज करेंगे ना गेन करेंगे, वो शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन, या और गेन इलेक्ट्रॉन they will share electron and form bonding with other atom. Types of bonding: ionic or electrovalent bonding. चलो हुआ इतना मैं लिखाऊं, व्हाट इज एग्जैक्टली आयोनिक बॉन्ड? Ionic or electrovalent bond, when there is a complete transfer of electron takes place from one atom to another atom. जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जनरली वो मेटल्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे वो जनरली नॉन मेटल्स होते हैं. मेटल्स which has tendency to lose electron, non metal which has tendency to gain electron. लिखो, in this type of bonding, in this type of bonding, complete transfer of electron takes place. In this type of bonding, complete transfer of electron takes place from metal to non-metal. Complete transfer of electron takes place from metal to non-metal. मेटल से नॉन मेटल पे कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा. In this type of bonding, complete transfer of electron takes place from metal to non-metal. अब क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, सो हाउ दिस आफ्टर लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन एनी एटम्स कैन फॉर्म बॉन्ड, कैसे बनेगा बॉन्ड? चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं. हम ले लेते हैं पोटेशियम. पोटेशियम में इलेक्ट्रॉन लूज किया, K+ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बनाएगा Cl-. मेटल विल फॉर्म मेटल केटायन, एनायन नॉन मेटल विल फॉर्म एनायन. मेटल ने केटायन बनाया, नॉन मेटल ने एनायन बनाया. अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में कुछ इंटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बिकॉज ऑफ दिस चार्ज. देयर कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी देयर बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण
वो दोनों एटम एक दूसरे के पास रहेंगे और उनमें बॉन्डिंग रहेगी। इज दैट ओके? कर लो कॉपी। K plus Cl minus Ac. So ionic bond बना due to cationic and anionic charge. Some properties of ionic bonding. Some properties of ionic bond. Ionic compounds are solid. Ionic bond has a greater force of attraction because of which ions attract each other. Ionic compounds are brittle. Ionic bond बनने के बाद जो भी compound मिलेगा वो ionic compound बोलेंगे उसे हम. Ionic compounds have high melting and boiling point. Ionic bond basically covalent bond से strong होता है. Clear? So these are the some properties जो स्क्रीन पे तुम्हें दिख रही हैं. Ionic compound generally dissolved in water. Ionic compounds are generally insoluble in organic solvent like kerosene, petrol, etc. And they are more soluble in water. Ionic compound do not conduct electricity in the solid state, but they can conduct electricity in molten or in aqueous solution. जो next point लिखा हुआ है. Ionic compound ठीक है वही कवर हुआ. चलो ये प्रॉपर्टीज जल्दी से कॉपी कर लो आयोनिक कंपाउंड की. सारे लिखने हैं क्या? सर सारे लिखना है. सारे ही लिखने हैं इसमें. बार बार आयोनिक कंपाउंड लिखने के बजाय दे लिख लो, थोड़ा फास्ट हो जाएगा. दे आर सॉलिड. आयोनिक बॉन्ड हैज ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. मिल गया तुम्हें? पिक्चर मिल गया? ग्रुप पे शेयर करो वो पिक्चर से. एक पेज का. हाँ Excuse me, sir. यस. सर कुछ क्लासेस पहले पाठक सर डिस्कस कर रहे थे कि कभी एक विनर का एग्जाम रखेंगे, तो फिर आप मैं इसके बारे में सबसे डिस्कस कर लेता हूँ एक बार. हाँ तुम बोलो पहले. नहीं सर, तो मैं वही पूछ रही थी कि क्योंकि अभी कुछ कुछ कोर्स के एग्जाम्स फिर भी चल रहे हैं ना, तो फिर अगर आप थोड़ा सिलेबस बोल दोगे तो फिर अकॉर्डिंगली थोड़ा सा प्रिपेयर कर सकते हैं. दिवाली के जस्ट बाद वाले संडे को बोला गया है ना. आई थिंक 6th of नवंबर बोला. एक काम करेगा, जितना भी अब तक हुआ एक बार रख लेंगे दिवाली के बाद वाले संडे को सारा ही सिलेबस. सर वही बोला है सर ने कि हाँ? मुझे टेस्ट होने वाली है. सर क्या? मैं बोलो बोलो. सर मैं बोला चाहती थी कि क्योंकि मेरे एग्जाम्स एक्चुअली 30 को खत्म होगा, तो मुझे एक हफ्ता मिलेगा पूरा. अभी कितने मंथ हो गए, 6 मंथ्स का पढ़ाई करने के लिए. सर सेम. चलो मैं एक बार डिस्कस करता हूँ और फिर तुम्हें जैसा भी ग्रुप पे हम अपडेट करते हैं जितना जल्दी हो. ओके सर. और कल तक यदि अपडेट नहीं आता तो कोई भी एक बच्चा बस मुझे मैसेज कर देना या कॉल कर लेना. वैसे तो मुझे ध्यान रहेगा, बाई चांस यदि कुछ इधर उधर हो जाए तो.
Sir, you are on mute. हो गया इतना कॉपी? शेयर्ड स्क्रीन ऑप्शन हटा दूं क्या मैं? Yes. Yes, sir. Second type of bond, covalent bonding, it is done by sharing of electrons between two atoms. ये दो एटम में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बनाया जाता है। क्लियर? क्लोरीन
Total 7 electrons are there in its outermost shell. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. So outer shell में 7 electrons हैं. In order to complete its octet, it required 1 electron. So ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये दोनों क्लोरीन शेयर करेंगे. मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा. क्लियर? सो अब ये दो इलेक्ट्रॉन कॉमन आ गए. एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का. ये हो गया कोवेलेंट बॉन्डिंग. और कोवेलेंट बॉन्डिंग को हमेशा इसे लाइन से डिनोट करते हैं. क्लियर? जब दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, वी कॉल इट सिंगल बॉन्ड. यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल हो गया. When the shared paired electron is 2, shared electrons are 2. क्लियर? अब एक डबल बॉन्ड का भी एग्जांपल ले लेता हूँ. डबल बॉन्ड का एग्जांपल NO2, नाइट्रोजन, sharing its 2 electron with oxygen. मतलब 2 नाइट्रोजन के, 2 ऑक्सीजन के, total 4 electrons are there. क्लियर? सो यहाँ पे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे NO2 में. टोटल नाइट्रोजन के पास 5 आउटरमोस्ट शेल में है. यहाँ पर हो गए 2, 3. ये नेगेटिव बॉन्ड होता है. वैसे नेगेटिव बॉन्ड भी में आने वाला है, तो मैं ये एग्जांपल ना लेकर दूसरा ले लेता हूँ. ऑक्सीजन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटरमोस्ट शेल में ऑक्सीजन के. 2 + 2 + 2, ये 6 इसके. ये अपने दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे एक दूसरे से और ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे. सो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन. जब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, वी कॉल इट डबल बॉन्ड. 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, ट्रिपल बॉन्ड. हेलो कॉपी. Number of shared electrons 4. Number of shared electrons 2. Excuse me, sir. Yes. सर डेटिव बॉन्डिंग कहाँ पे होती है, उसके लिए कोई वे है क्या कि हम कैसे पहचानेंगे? So थर्ड पे आ रहे हैं, डेटिव बॉन्ड पे भी आ रहे हैं. देखते हैं. ये दोनों सेम टाइप के एटम्स हो गए. वी कैन आल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम. बहुत सारे एग्जांपल है उसके भी. एक एग्जांपल ले लेते हैं हम उसका HCl. ये डिफरेंट टाइप्स के एटम हो गए. हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो भी उसने शेयर किया, ट्रिपलेट कंप्लीट कर लिया. आयोनिक बॉन्ड को कभी भी लाइन से डिनोट नहीं किया जाता है ना. कभी भी तुमने ऐसा लिखा और ये लिखा होगा NaCl. NaCl लिखा होता है. जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं, क्लियर, तो उसको डैश लाइन से डिनोट नहीं करते. डेटिव, कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट. कोवेलेंट का ही एक टाइप है क्योंकि शेयरिंग इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर जो भी डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है. इतने नाम है इसके. सर यस.
सर वो HCl तो H हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन को दे सकता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो फिर दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग के वो आयनिक बॉन्ड बना सकते हैं, तो फिर वो कोवेलेंट क्यों बनाते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन उतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सके, क्लोरीन उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले सके। यहाँ पर रिलेटिव टेंडेंसी भी मैटर करती है कि किसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी और गेन करने की टेंडेंसी कितनी है। H से H+ बनाने में जो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी दैट इज क्वाइट हाई, so it is practically not possible to form ionic bond between H and Cl. Clear? यस। It is similar to covalent bond. Sharing of electron is there between two atoms. जैसा covalent bonding में था. The only difference is shared pair electron is contributed by only one of the atom. दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो रहे हैं डेटिव बॉन्डिंग में वो सिर्फ एक एटम कंट्रीब्यूट कर रहा है। पहले ऐसा चला था मैं एक एटम हूं, एक मेरे सामने एटम है, हम दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। अब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे हैं, तो शेयर पेयर कंट्रीब्यूशन contributed only one of the atom. चलो एग्जांपल NO2, ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्डिंग है, बट NO2 में ये वाला बॉन्ड डेटिव बॉन्ड होता है। HCl में ये नॉर्मल बॉन्ड है। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में तीन बॉन्ड्स, तीन में से दो नॉर्मल है और एक डेटिव बॉन्ड है। अब एक क्वेश्चन आया था यहाँ पर, पहले तो ये समझ लेते हैं, जब भी हम SiO बना रहे हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर कंट्रीब्यूट कर रहा है एटम A, दिस इज कॉल्ड डोनर एटम, this is called acceptor atom. Clear? तो एरो हमेशा डोनर से एक्सेप्टर की तरफ बनाते हैं। अब क्वेश्चन आता है हमें कैसे पता चलेगा when we are getting dative bonding, when we are getting covalent bonding? So इसके कुछ लॉजिक्स हैं, कुछ तो चीजें याद रखनी है, कुछ लॉजिक्स हैं। चलो देखते हैं, जैसे मैं इसमें लॉजिक एक्सप्लेन करता हूं। हम आते हैं सबसे पहले इस बॉन्डिंग पर। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। It is sharing 1 electron with the carbon. हाइड्रोजन का अपना डिप्लेट कंप्लीट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, उसका फर्स्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड हो गया है 1s2। कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 2s2 2p2, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 is shared with hydrogen, 2 is shared with नाइट्रोजन, तो टोटल इसके पास 4 थे और 4 में से इसने 3 शेयर किए, तो 4 + 3 7 आ गए। अभी भी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा हुआ है, नहीं कुछ गलत तो नहीं जा रहा ना, ये HCl नहीं होगा HNC होगा, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया तो ट्रिपल बॉन्ड बना देगा, इट शुड बी HNC। ये नाइट्रोजन यहाँ पे आएगा, यहाँ पर कार्बन आएगा, थोड़ा सा गलत एग्जांपल था, फिर से उसे कट करके चेंज कर लेना, HNC। हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट, नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन में से इसने एक शेयर किया हाइड्रोजन के साथ, 2 शेयर किए कार्बन के साथ, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अभी भी इस पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर बचा हुआ है, इसका अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। क्लियर? इफ वी काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द कार्बन, इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल,
sharing 2 more electron with the carbon. So 4 plus 2 6 electrons हो गए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है. So in order to stabilize the whole molecule, नाइट्रोजन क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर खुद के पास तो है ही, वो शेयर भी कर देगा कार्बन के साथ. तो जब वो कार्बन के साथ शेयर करेगा, अब सभी का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ओवरऑल मॉलिक्यूल स्टेबल बन गया. सो कब डेटिव बॉन्डिंग बनेगी, जब मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, मतलब मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो, मैं अब किसी और का भी ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता हूं अपने साथ साथ, इन ऑर्डर टू इंक्रीज ओवरऑल स्टेबिलिटी. आया समझ में? देख, हाइड्रोजन के पास इनिशियली एक इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास 5 है, कार्बन के पास 4 है आउटर मोस्ट. हाइड्रोजन ने अपना एक शेयर किया, एक से कितने हो गए इसके पास, 2 गए, इसका काम हो गया, खत्म, कंप्लीट हो गया ऑक्टेट. नाइट्रोजन ने 3 शेयर कर लिए, नाइट्रोजन के पास भी टोटल कितने हो गए, 8 हो गए, 5 प्लस 3, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट. कार्बन के पास 4 थे, 2 शेयर किए तो इसके पास 6 हुए. क्या कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन और रिक्वायर्ड है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? नाइट्रोजन अपना ये लोड पेयर पहले जो खुद के पास रखा हुआ था, वो शेयर करेगा कार्बन के साथ. शेयर करेगा, डोनेट नहीं करेगा. तो शेयर करेगा मतलब खुद के पास भी है और सामने वाले के पास भी है, दोनों में काउंट हो जाएगा, सभी का ऑक्टेट कंप्लीट. चलो, शायद थोड़ा सा नेटवर्क इशू हुआ था, डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में. अभी आवाज आ रही है प्रॉपर? Am I audible properly? Yes, sir. Yes, sir. Board is visible? सर थोड़ा ब्लर है. चलें हम आगे. Next, heading corrosion.
It is a formation of layer of oxide or salt on a metal surface. मेटल के ही ऑक्साइड और उसके सॉल्ट का एक लेयर बन जाएगा मेटल सरफेस पर व्हेन एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर, दैट इज एयर एंड वाटर। जब भी कोई मेटल एयर वाटर के कांटेक्ट में आएगा उसका एक ऑक्साइड या सॉल्ट का लेयर बनेगा, दैट इज कॉल्ड कोरोजन। क्या ये अच्छा होता है मेटल के लिए या बेकार होता है? ये मेटल की प्रॉपर्टी को इंप्रूव करता है या डिटोरेट करता है, क्या होता है? कोरोड होना, डिटोरिएट, In general, degrade कर रस्टिंग होना, मतलब वो मेटल की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय, उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रहा है। या इतना लिखो जितना पहले बोर्ड पे लिखा है। देन राइट कोरोजन, लिख देता हूं। कैसे होगी डिटोरेट? सर RIO। Corrosion degrade the properties or strength of any metal. So अब हमारे लिए टास्क ये होता है कि हम कोरोजन होने से रोकें किसी भी मेटल। कोरोजन से एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर बन जाता है। हाँ, बट जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर बनता है वो ऐसा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, वो एमोर्फस होता है, मतलब पाउडर फॉर्म में बनता है और वो मेटल से गिर भी जाता है नीचे, इजीली प्रेस आउट हो जाता है ऐसा। मतलब वो एक लेयर होगा, देखो एक मैंने कोरोजन से रोका है किसी भी मेटल ओर को, पेंटिंग कर दिया तो वो पेंटिंग इजीली वहां से हटेगा नहीं। अब कोरोजन का जो लेयर होता है, यदि तुमने देखा होगा बहुत टाइम से तुम्हारी बाइसिकल बाहर रखी हुई है, तुम 1 साल 2 साल के बाद उसे यूज करने जाते हो तो बाइसिकल में ब्राउन कलर का रस्टिंग हो जाती है, कोरोजन हो जाता है आयरन। क्या वो एक फिक्स लेयर होती है या तुम उसको थोड़ा सा भी हाथ लगाते हो वो हाथ में भी तुम्हारे पाउडर फील होता है? तो बेसिकली वो मतलब इतना स्ट्रॉन्ग लेयर नहीं बनती है कि वो उसे अंदर जाने से किसी को रोके, राइट? वो डैमेज होके ही बनता है, मतलब आयरन से ही रिएक्ट होके बना है। मैं रिएक्शन दिखाता हूं। Corrosion is nothing but just when iron reacts with oxygen, it forms Fe2O3.XH2. That is basically corrosion, rusting. Yeah, मैं कुछ reactions लिखा रहा हूं। So basically इसे हमें एयर चाहिए और वाटर चाहिए। एयर मतलब ऑक्सीजन। कुछ रिएक्शंस देखते हैं हम। Corrosion example. First one, corrosion of iron. It is also called rusting. इसे rusting भी कहा जाता है। Iron reacts with atmosphere plus moisture. It forms Fe2O3.XH2O, which is the formula of rust. सर सर
iron can react with atmospheric air and moisture, water, whatever you can say, and it can form Fe2O3.XH2O. इसलिए आयरन, जैसे हम कुछ भी ऐसा मेटल रहता है, साइकिल है, बाइसिकल, इसे बोलते हैं, हम ओपन में नहीं रखना चाहिए जहाँ पे बारिश का पानी उसे लग रहा हो, ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पे पानी कांटेक्ट में नहीं आ रहा है। यदि वाटर कांटेक्ट में नहीं आएगा तो ये रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर? सर सर यस, बोलो। XH2 फिक्स क्यों नहीं है, मतलब ऐसा एक्स, सर वो x की वैल्यू फिक्स क्यों नहीं है, वेरिएबल क्यों? यदि मैं फिक्स लिखता 7H2O 6H2O 3H2O तो यही भी क्वेश्चन पूछता सर 3H2 क्यों है 4 क्यों नहीं, तो फिक्स नहीं है, इसका तो रीजन नहीं, मतलब इट कैन द वाटर ऑफ हाइड्रेशन कैन बी फिक्स, होता तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता। आया समझ में? ये 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, वेरिएबल है, क्योंकि ये बॉन्ड नहीं बना रहा है, ये जस्ट हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल है जो उसके आसपास सराउंड किए हुए हैं। इज दैट ओके? यस सर। Copper in presence of atmospheric carbon dioxide, oxygen and moisture can form corrosion CuCO3.CH twice, जिसे basic copper carbonate भी कहा जाता है। This is basic copper carbonate. Is that okay? और ये भी सराउंडेड है क्या COH twice? X is not fixed in the formula of rust. It can be 2, it can be 3, it can be 4. FeSO4 होता है, ये Fe2 होता है, तो FeSO4 ब्लू विट्रियो नहीं, ब्लू तो कॉपर होता है, ग्रीन विट्रियो। Corrosion of aluminium Al plus O2 N2O3, corrosion of silver Ag plus H2S Ag2S, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन मैं डेफिनेटली बोलूंगा, जितना अभी हम कर रहे हैं ना कोरोजन तक, ये तुम्हारे फर्स्ट टर्म का सिलेबस में भी है। क्लियर? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के चैप्टर 10 तक का यदि मैं कंटेंट बोलूंगा तो इस हेडिंग के बाद ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो और ये हमें भी आगे मतलब पूरा का पूरा जितना हमने किया है सब कुछ यूज का है मेटलर्जी में। एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना अपना, ठीक है? जो भी सीबीएसई वाले बच्चे भी फर्स्ट टर्म के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एनसीईआरटी मतलब हर चैप्टर एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लेना, तुम्हें आइडिया मिलेगा कौन सा कंटेंट आगे पीछे कुछ होगा, तुम्हें एग्जैक्टली पता लगेगा। डेफिनेटली कॉन्सेप्ट सारे कवर किए, ठीक है? प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन मतलब ये सब कुछ मुझे लिखाना ही होता है 12th में। सबसे सिंपल सा है बाय लेयर प्रोटेक्शन, बेस्ट वे, easiest way and the cost effective way, by लेयर प्रोटेक्शन। लेयर बना दो,
किसी भी मेटल पे, यदि मैं आयरन की बात करूंगा, आयरन पे पेंटिंग कर दो ब्लैक कलर की, वो ऐसी पेंटिंग करो जिससे वाटर और मोशन के कांटेक्ट में ही ना आए, जो मैक्सिमम जगह हमारे आसपास दिखेगी। तुम तुम्हारे आसपास कुछ भी मेटल देख लो, फैन देख लो, फैन पे व्हाइट कलर का पेंट है, तो भी तुम्हारे घर में फैन पे पेंट होगा, इस रूम में व्हाइट कलर का है। विंडो पे जो आयरन है उस पे कुछ ब्लैक पेंट होता है या जो भी ब्राउन पेंट होता है। सो पेंटिंग इज द इजीएस्ट वे। सेकंड लेयर प्रोटेक्शन हम कर सकते हैं उस पे एक ऑयल या ग्रीस का लेयर बनाकर, क्लियर, ऑयल या ग्रीस का लेयर बना के पेंट करके बाय लेयर प्रोटेक्शन, बाय पेंटिंग, बाय ऑयल का लेयर बनाकर, थर्ड बाय कोटिंग ऑफ मोर reactive metal, जिसे सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन भी कहा जाता है। पेंट कर दो, ऑयल या ग्रीस का लेयर बना दो बाय कोटिंग ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल। आयरन को हमें आयरन को प्रिवेंट करना है कोरोजन से, आयरन पे जिंक की एक लेयर बना दी, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, अब आयरन के बजाय जिंक क्रिएट करेगा, क्लियर, जो भी रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है उसकी एक लेयर बना दो। सो जिंक खुद सैक्रिफाइस करेगा आयरन के लिए, लेस रिएक्टिव मेटल के लिए, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन बाय कोटिंग ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल। जिंक दोनों नहीं करता, आयरन में करता। हाँ, उसके बाद तो इनफाइनाइट टाइम के लिए तो कुछ भी नहीं रहता है। पेंटिंग भी हम करते हैं, आयरन पे जो पेंटिंग की जाती है, क्या लगता है तुम्हारी बाइसिकल पेंटिंग होती है उसमें कितने टाइम तक उस पर कोरोजन नहीं होता है? 8 6 ईयर 7 ईयर 8 ईयर्स मैक्सिमम ले लो, बहुत अच्छे से संभाल के रखिए, 8 ईयर्स के बाद तो उस पर भी होगा। तो सिमिलरली जब तक वो उस पर कोरोजन होगा तब तक उससे भी बेटर वे वो भी हम पढ़ेंगे, इसको ही गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। इससे भी एक बेटर वे है, वो भी हम देखते हैं। हाँ चले हम सेकंड केस पर, क्या बोल रहे हो, एल्यूमिनियम, वो तो एक मतलब एल्यूमिनियम फॉइल क्या रहता है, मतलब क्या बताऊं, एलॉय रहता है एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का मेन उसमें एल्यूमिनियम रहता है, और फिर वो अलग अलग फॉइल किस जगह यूज आ रही है क्या हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। कोरोजन सब में होता है, कोरोजन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, मिनिमम इट टेक्स 6 मंथ्स, थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता है। सेकंड बाय कैथोडिक
और इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। कैथोडिक और इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, इसको पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर लिखना। ये हमारा एक लेट्स से आयरन ले लो या कोई भी मेटल ले लो, कॉपर ले लो, उसका पाइप है, क्लियर, अंडरग्राउंड है। अब अंडरग्राउंड एक पाइपलाइन है कुछ कॉपर की, डेफिनेटली वी कैन नॉट चेंज दिस पाइपलाइन फ्रीक्वेंटली आफ्टर एवरी 6 7 8 9 इयर्स। हम इसकी काफी कॉस्टिंग है, एक तो इसे ग्राउंड के अंदर डाला है, क्लियर, करोड़ हुआ, चलो चेंज किया पूरा, तो काफी कॉस्टिंग आती है। तो अब क्या करें इस पे, इसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस 3 महीने में, बट इन तीनों महीनों को भी प्रोटेक्ट करने के लिए 8 से 5 से 7 साल के बाद ये भी इनकी लेयर खत्म हो जाएगी, फिर से हमें वो करना पड़ेगा, फिर पूरे पाइप को बाहर निकालो, फिर से उसे अंडरग्राउंड करो। इसके बजाय हम क्या करते हैं, इसका एक इलेक्ट्रिकल वायर, इससे इलेक्ट्रिक वायर को कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर सरफेस पर एक इससे ज्यादा एक्टिव मेटल लेट्स से जिंक को हम रख देते हैं, जिंक इज मोर एक्टिव देन कॉपर, क्लियर। अब देखना होगा क्या, ये जो मेटल होते हैं उनका जनरली ऑक्सीडेशन होता है रिएक्शन में, दे लूज इलेक्ट्रॉन, बजाय इसके इलेक्ट्रॉन लूज करने के जिंक को इलेक्ट्रॉन लूज करेगा Zn2 प्लस इलेक्ट्रॉन, और वो इस वायर के थ्रू यहाँ पे फ्लो हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है इसे क्यों इलेक्ट्रॉन चाहिए, कॉपर को इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, यहाँ पे इसके आसपास जो सब्सटेंस है वो खुद रेडियस होंगे, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और कॉपर से इलेक्ट्रॉन लूज करवाते हैं। तो कॉपर से इलेक्ट्रॉन लूज ना करवा सके इसलिए वो जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा और इलेक्ट्रॉन को वायर के थ्रू, इलेक्ट्रिकल वायर के थ्रू यहाँ पर सेंड कर देगा, क्लियर। इस केस में ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये होगा एनोड, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसे हमने एज अ होल कैथोड बना दिया, कैथोडिक प्रोटेक्शन। इज दैट ओके, हमने उस सिस्टम को ही कैथोड बना दिया, कैथोड मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और ये बहुत डिटेल में 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में समझ में आएगा, रिएक्शंस के साथ हम सब कुछ लिखेंगे, क्लियर। So can you please explain again? If you want, you can also draw this diagram. Act as cathode, surface of copper, not copper, surface of copper. Act as cathode, act as anode. Anode मतलब जिसका ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड मतलब जिसका रिडक्शन होता है। क्या लैंग्वेज लिखे हैं इसमें, in this method more reactive metal undergo oxidation change and protect oxidation of desired metal, which is connected through metallic wire. ये भी शॉर्ट ऑफ सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन ही है, सिर्फ उस सरफेस पे लेयर ना बना के किसी और पे रूट कर दिया।
थर्ड वन बाय alloying, alloy बनाकर जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है उसके साथ alloy बनाती, तो या तो alloy उसकी प्रॉपर्टी इंप्रूव कर देगा, कोरोजन होने से थोड़ा रोकेगा, या बाय alloying इसके बाद तो हमने इसको फर्स्ट नहीं कवर किया। हो गया उतना? Yes, sir. Next heading, alloy. Corrosion, after corrosion, alloy. मैं कुछ स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं alloy को लेकर। बताओ एक Is it visible properly? Yes, sir. Yes, sir. Alloy, the homogeneous mixture of two or more metals or a metal and a non-metal is called alloy. Types of alloy: ferrous alloy, non-ferrous alloy, amalgam, मतलब कुछ जनरल टाइप्स हैं, कुछ एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं वहां पर। सो alloy मतलब दो मेटल्स को मिलाना, कभी कभी रेयर केस में नॉन मेटल को मिलाते हैं, स्पेशली कार्बन को मिलाते हैं नॉन मेटल में। प्रॉपर्टीज ऑफ alloy, अभी सुन लेना फिर कॉपी करना ना। Alloys are stronger than the metal from which they are obtained. It is harder than the constituent metal, more resistance to the corrosion. The melting point of alloy is lower than that of constituent metals. The electrical conductivity of alloy is lower than that of constituent metals. ये उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो यूजफुल होती हैं, उससे हमें जो भी हम उससे बना रहे हैं क्लियर alloy मिलाकर। Some examples are given. जितने examples यहाँ पे दे रखे हैं, कुछ 6-7 examples, 8 examples, they are quite useful. वो हमें याद भी रखना है। पूरा पेज तुम्हारे काम का है, clear? You need to copy everything. कॉपी करोगे जस्ट एक बार पूरा लाइन पढ़ना, कॉपी करते चले जाना। Nothing much to explain here. Alloy means दो मेटल का मिक्सचर, और इसमें कौन सा alloy किससे मिलके बनता है वो ध्यान रखना है। ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ, ये मिल गया नहीं शेयर करूँगा। You need to write everything here. Properties 4-5 तो लाइन है।
तुम क्या करना है सेकंड लेक्चर का? कैसे करोगे? वो पीसी यूज कर सकते हैं। वो कर सकते हो, ये कर सकते हो। और आती है ना? तो पांचों में नहीं प्रॉब्लम। एडजस्ट कर लेंगे। ठीक, नहीं तो तुम यहाँ पे भी फ्रंट टेबल लगा। यार तुम्हें जैसा लगे। वो एक ही वो शायद पाठक से कलेक्शन लगा हुआ था, तो उसको सर को कम्युनिकेट नहीं हुआ। हुआ कॉपी? No, sir. अगेन है ना, टर्म 1 के लिए तुम ये सब ध्यान रखना। वैसे तो रेजोनेंस में सब कुछ कवर हुआ ही है, दोनों ही बोर्ड आईसीएसई सीबीएसई का, बट अपने टेक्स्ट बुक जरूर एक बार पढ़ लेना। इसके बाद जो हमारा इस चैप्टर में स्टार्ट होगा, मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स एंड मिनरल्स। कुछ पार्ट उसका एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में, बट वो सिलेबस से अभी 10th के लिए हटा दिया गया है इस साल। बट ठीक है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें वो 12th के सिलेबस में है, जेईई के सिलेबस में है। सर वो सेकंड लास्ट वाला को मैग्नीशियम ही बोलते हैं क्या? क्या कुछ अलग होगा उसका? सेकंड लास्ट वाला एलॉय का नाम मैग्नीशियम ही होगा क्या? एक मिनट में देखता हूँ, रुक जाओ, उसका क्या है। मैग्नीशियम 5% है ना उसमें। पर परसेंटेजेस भी लिखनी है क्या? मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। एक्चुअली उसका नाम होना चाहिए मैग्नेलियम, नॉट मैग्नीशियम, मैग्नेलियम होना चाहिए। सेकंड लास्ट नेम शुड बी मैग्नेलियम। सर
बोलो। सर हमें परसेंटेजेस भी लिखने हैं क्या? क्या? सर जो वहाँ पे जो परसेंटेज दिए है हाँ, वो परसेंटेज एलओए में लिखना है, यूनिट, परसेंटेज लिखना है तुम्हें ना सारे, सब कुछ काम वो का है याद भी इसमें, करना सब कुछ लिखना है। हम्म Which one? सोल्डर ना 50-50 होना चाहिए, 50% लेट 50% टीम। सोल्डर का जो एग्जांपल है दैट शुड बी 50-50%। थर्ड पॉइंट में शायद कहीं दे रखा है, मुझे भी नहीं दिखा कहां दे रखा है वैसे तो। फोर्थ पॉइंट में सोल्डर इज 50-50 ना। सेकंड केस में प्रॉपर्टीज ऑफ एलॉय में जो सोल्डर एग्जांपल है, so chemistry we had completely done for your term 1। सिर्फ आईसीएससी वालों का शायद थोड़ा सा वो बचा हुआ इलेक्ट्रोलिसिस वाला पार्ट, मुश्किल से 30 मिनट्स का भी नहीं है, जितना बचा है वो भी करा दिया जाएगा एक लेक्चर में। तो टर्म 1 के लिए वी आर कंप्लीटली प्रिपेयर्ड। सेवंथ का एग्जाम को लेकर आज फाइनल बताते हैं क्या है। हो गया क्या कॉपी? कॉपी हो गया था ना सभी का?
Am I audible or not? Yes, sir. चलो ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीक नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं जो भी होगा। और शायद डेट्स भी तुम्हारे आ गए 30 नवंबर, तो अभी तो काफी टाइम भी है उस चीज को लेकर। 7 को टेस्ट मोस्ट प्रोबेबली रखा ही जाएगा क्योंकि यू विल हैव इनफ टाइम फॉर योर टर्म 1 आल्सो। ठीक है, सेशन एंड कर दूं फिर मैं? सर यस, सर जो एग्जाम होगी दिवाली के बाद, तो वो एक अकेला एक ही सब्जेक्ट होगा या फिर सारे सब्जेक्ट के साथ में होंगे, पीसीएम भी जैसे नॉर्मली ऑनलाइन होता है वैसे? हाँ वैसा ही होगा। सो वो टेस्ट ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन है कि सिर्फ ऑफलाइन है? 7 को तो मैं ऑफलाइन का नहीं बोल सकता हूँ अभी कि क्या होगा 7, क्योंकि 7 को शायद ऑफिस बंद रहेगा, ओके तो सर। ऑनलाइन ही रहेगा अभी तो।